ये सूरत हाल मेरे लिए बेहद तशवीशनाक थी। आखिर मैं उसी नतीजे पर पहुंचा कि इस नई मुसीबत से जितनी जल्द हो सके छुटकारा हासिल करना चाहिए। मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं था। एक नहायत खुफिया और नहायत कारआमद हथियार जहरीला सुगार था, लेकिन वो भी नहीं रहा था। उसी फिक्र में डूबा हुआ था कि 6 बज गए। दफ्तर के सदर दरवाजे से निकलने की बजाय मैं अकबी दरवाजे से गुजरकर अपने क्वार्टर की तरफ चलने लगा। क्वार्टर में मेरा साथी सम्राथन पहले पहुंच चुका था और चूल्हे पर केतली रखे काफ़ी के लिए पानी गर्म कर रहा था। उसने मुझे देखते ही पूछा, तुम्हें डायरेक्टर ने बुलाया था? सुना है तिरुचिरापल्ली से मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी आया हुआ है। मैंने कहा कि हाँ, उसने मुझसे चंद सवाल किए थे। मैं कुर्सी पर बैठ गया। यार सम्राथन, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस वाला कौन सी कोठी में ठहरा हुआ है यहाँ? सम्राथन ने केतली में काफ़ी डालते हुए कंधे उचकाकर कहा, कुछ मालूम नहीं। मगर तुम क्यों पूछते हो? वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा, आज क्या पका रहे हो? मैंने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। मेरी आंखें सामने कमरे की खुली खिड़की पर जमी हुई थीं, जिसमें बाहर से नारियल के दरख्त का तना नज़र आ रहा था। लेकिन असल में मेरा जहन तिरुचिरापल्ली के एजेंट को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा था। मेरा रूममेट सम्राथन प्यालों में काफ़ी उंडेलते हुए कह रहा था कि आज तो मैं बैंगन बनाऊंगा। इतने में क्वार्टर का दरवाज़ा खुला और मेरे सामने तिरुचिरापल्ली का एजेंट खड़ा था। कर्नल मनी, हम तुम्हारी तलाश में थे। बाहर निकल आओ, तुम्हारा बांडा फूट चुका है। मुझ पर जैसे बिजली गिर गई। तिरुचिरापल्ली के एजेंट ने बाहर खड़े सिक्योरिटी वालों को इशारे से अंदर बुलाया। उसके बाद 1 सेकंड से भी कम वक्त में मैं अपनी जगह से उछला और लंबी डाइव लगाकर खिड़की से बाहर नारियल के दरख्त के पास रेत पर जा गिरा। मेरे पीछे क्वार्टर में शोर मच गया। पिस्तौल के फायर की आवाज़ भी गूंजी। मैं एक तरफ भागने लगा। मेरी दाएं जानिब क्वार्टरों की कतार थी, सामने रेतला मैदान और उसके पीछे ऊंची खारदार बाड़ थी। इस बाड़ को मैं फलांग नहीं सकता था। वो लोग मेरे पीछे भागे आ रहे थे। पिस्तौल के 2 फायर हुए। गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं। किसी ने तमिल ज़बान में चिल्लाकर कहा, रुक जाओ नहीं तुम मारे जाओगे। मैंने महसूस किया कि मैं फंस गया हूँ। कोई राह फरार नहीं थी। सामने खारदार बाढ़ आ गई। मैं रुक गया। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पिस्तौल दिखाकर हाथ उठाने का हुक्म दिया। छुट्टी का वक्त था। कम्प्लेक्स के मुलाजिम घरों को जाते जाते रुक गए। खासा हजूम हो गया था। बहुत जल्द शोर मच गया कि पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ पीछे बांधकर मुझे जीप में बिठाया और पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। तिरुचिरापल्ली का एजेंट मेरे साथ था। थाने में सबसे पहले मेरी तलाशी ली गई। मेरी जेब से V2 की बची हुई 2 गोलियां निकलीं, जिन्हें मैं हमेशा अपनी जेब में रखता था। उन्हें तिरुचिरापल्ली के एजेंट ने फ़ौरन पहचान लिया और मुझे घूरते हुए बोला, तो कर्नल मनी साहब, आपने हमें यहाँ भी धोखा दिया। खैर कोई बात नहीं, सब हिसाब चुका दिया जाएगा। सिपाही मेरे गले का नक्श उतारने लगा तो मैंने तमिल ज़बान में गिड़गिड़ा कर कहा कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तिरुचिरापल्ली के एजेंट ने उठकर उलट पुलट कर देखा। मैंने कहा, यह महज एक तावीज़ है, मेरी माँ ने मेरे गले में डाला था। एजेंट हंस कर बोला, अगर इसमें कोई असर होता तो तुम आज गिरफ्तार ना होते। ये तावीज़ भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। उसने सिपाही से कहा कि इस तावीज़ को रहने दिया जाए। सिपाही ने तावीज़ दोबारा मेरे गले में डाल दिया। एजेंट ने तिरुचिरापल्ली मिलिट्री हेडक्वार्टर में चीफ एजेंट को फ़ोन करके इजाज़त हासिल कर ली कि वो मुझे पुलिस की निगरानी में तिरुचिरापल्ली हेडक्वार्टर ले आए ताकि मुझसे मज़ीद पूछ-पूछ की जा सके। मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। बाहर 2 मुसल्लह सिपाही पहरा दे रहे थे। रात के 8 बजे मुझे हथकड़ी लगाकर जीप में बिठाया गया। तिरुचिरापल्ली का एजेंट, पुलिस इंचार्ज और 2 सिपाही भी साथ हो गए और जब जीप मुंडा पंप रेलवे स्टेशन मास्टर के कमरे में बिठा दिया गया। दोनों सिपाही राइफलें कांधों पर लटकाए मेरे सर पर सवार थे। एक सिपाही की बेल्ट से मेरी हथकड़ी की जंजीर बनती थी। पुलिस इंचार्ज स्टेशन मास्टर से ट्रेन की आमद के बारे में बातें करने लगा। तिरुचिरापल्ली एजेंट किसी को टेलीफोन कर रहा था। 15-20 मिनट के बाद तनचकोडी की तरफ तिरुचिरापल्ली जाने वाली गाड़ी आ गई। मुझे सबसे पिछले गार्ड के डब्बे में बिठाया गया। दोनों सिपाही, पुलिस इंचार्ज और तिरुचिरापल्ली एजेंट भी उसी डब्बे में मेरे आसपास और सामने आकर बैठ गए। तिरुचिरापल्ली का एजेंट कहने लगा, ये शख्स पाकिस्तान का बड़ा ही खतरनाक जासूस है। इसने हमारे कितने ही आदमियों और मिलिट्री अफसरों को कत्ल किया है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में तो इसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी मुकर्रर हुआ है।
अब ये हमसे बचकर नहीं जा सकता। मैं खामोशी से सर झुकाए बैठा था। उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। मेरा ज़हन तेज़ी से फ़रार के तरीक़ों पर गौर कर रहा था। ट्रेन चली तो मैंने सोचा कि मुक़द्दस नक्श मेरे गले में है, मगर मैं उससे खातिर खा काम नहीं ले सकता। बैक वक्त 4 आदमियों को मैं उससे मुतासिर करके फ़रार नहीं हो सकता। नक्श उस वक्त मेरे लिए बेकार हो चुका था। फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने फ़रार के एक पहलू पर गौर शुरू कर दिया। गार्ड कोने में अपनी लकड़ी के संदूक पर बैठा रजिस्टर पर कुछ अंदराज कर रहा था। ट्रेन रात के इब्तिदाई अंधेरे में शुमाल की तरफ भागी जा रही थी। मैंने देखा कि जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वहाँ मेरे करीब ही खिड़की थी जिस पर शीशा चढ़ा हुआ था। मेरी तवज्जो का मरकज़ अब सिर्फ मेरी हथकड़ी थी। मेरे सिर्फ एक हाथ में आनी कड़ी लगी थी, दूसरा हाथ खाली था। मैं अपने खाली हाथ को खुजाने के बाद आहिस्ता से आनी कड़ी वाले हाथ के पास ले गया और खुजाने लगा। मैंने लोहे की हथकड़ी के कड़े को ज़रा सा जोर लगाकर आगे को दबाया तो कड़ा मेरी कलाई पर हथेली के पास आकर रुक गया। मैंने खाली हाथ पीछे कर दिया और सर खिड़की के शीशे से लगाकर यूं आंखें बंद कर लीं गोया नींद आ रही हो। ट्रेन भागी जा रही थी। तिरुचिरापल्ली का स्टेशन पौ फटने के करीब आता था। मेरे पास सारी रात पड़ी थी। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो पुलिस इंचार्ज ने चावल मंगवा लिए। थोड़े से मुझे भी खाने को दिए। ट्रेन आगे रवाना हो गई। अगला स्टॉप काफ़ी दूर था। ट्रेन एक नपीतुली रफ्तार के साथ चली जा रही थी। एक ख़ास और ताल से उसके पहियों का शोर बुलंद हो रहा था। गार्ड अपने संदूक पर टेक लगाए बैठा ऊँघने लगा था। कोई आधे घंटे बाद पुलिस इंचार्ज भी ऊँघने लगा। उसका सर आहिस्ता आहिस्ता छाती से लग जाता। वो चौंक कर सर को उठाता, मुझे देखता और फिर ऊँघना शुरू कर देता। उसे देखकर पुलिस के दोनों सिपाही भी ऊँघने लगे। तिरुचिरापल्ली एजेंट ने पहले ही सर दीवार से लगाकर आंखें बंद कर रखी थी। ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका था। मैंने दोनों हाथ पेट के साथ लगा लिए और सीट पर अकड़ू बैठकर सर खिड़की से लगाए हुए आंखें बंद कर लीं। लेकिन मैं दाएं हाथ की मदद से बाएं हाथ को आनी कड़ी से निकालने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी सी कोशिश के बाद मेरे बायां हाथ की हथेली का उबार लचकीला सा हो गया और हथकड़ी का कड़ा थोड़ा सा आगे को खिसक गया। मैंने पूरा जोर लगाते हुए कोशिश जारी रखी। ट्रेन की ब्रेक लगी और उसकी रफ्तार आहिस्ता होना शुरू हो गई। पुलिस इंचार्ज ने आंखें खोलकर पहले मुझे देखा, फिर पुलिस के सिपाहियों को डांटा कि वो क्यों सो रहे थे। ट्रेन वैराने के आउटर सिग्नल के करीब खड़ी थी। इंजन बार बार विसल दे रहा था। मैंने अपना जकड़ा हुआ हाथ ऊपर उठाकर अपना बायां बाजू खुजाया। मैं ये दिखाना चाहता था कि हथकड़ी अभी तक लगी हुई है। तिरुचिरापल्ली एजेंट सीट पर मजीद खिसक गया था और गहरी नींद सो रहा था। ट्रेन आगे खिसकने लगी। एक स्टेशन आ गया। थोड़ी देर ट्रेन यहाँ रुकी रही। पुलिस इंचार्ज ने खिड़की में से सर निकालकर देखा। गार्ड पहले ही बैठ जा चुका था। 10 मिनट बाद ट्रेन रवाना हो गई। पुलिस इंचार्ज ने गार्ड से तमिल ज़बान में पूछा कि गाड़ी तिरुचिरापल्ली राइट टाइम पर पहुँच जाएगी। गार्ड ने अपनी घड़ी देखकर कहा 10 मिनट इस जगह लेट हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है ड्राइवर लेट निकाल लेगा। हम सुबह 4 बजे तक तिरुचिरापल्ली पहुंच जाएंगे। गार्ड ने बताया कि उस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। पुलिस इंचार्ज ने पूछा अब किस स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी? अब जोलरपट्टा जंक्शन आएगा, मगर ये अभी काफ़ी दूर है। ट्रेन 12 बजे रात वहाँ पहुँचेगी। पहले तो गोदावरी दरिया आएगा। मेरे कान खड़े हो गए। मेरा टारगेट गोदावरी दरिया होना चाहिए। अगर मैं दरिया के अलावा किसी जगह खुशकी पर खिड़की में से कूदता तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाने का अंदेशा था, क्योंकि यहाँ ट्रेन के दोनों जानिब रेत ही रेत थी। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो पुलिस इंचार्ज पर नींद ने दोबारा हमला कर दिया। उसके बाद सिपाही भी ऊँघने लगे। मैंने हथकड़ी में से हाथ निकालने की जदोजहद तेज़ कर दी। लोहे का कड़ा मेरी हथेली के उबार की हड्डी पर जाकर रुक जाता था। मैं जोर लगा कर कड़े को हड्डी से आगे ले जाने की कोशिश करने लगा। हथकड़ी वाला बायां हाथ सांप की तरह हरकत कर रहा था। आधे घंटे की सरतोड़ कोशिश और हथेली की हड्डी वाले उबार को जख्मी कर लेने के बाद अचानक मेरा हाथ कड़ी से निकल आया। मैंने पुलिस इंचार्ज, सिपाहियों और तिरुचिरापल्ली एजेंट का जायज़ा लिया। सब लोग ऊँघते गर्दनें ढलकाए सो रहे थे। कंपार्टमेंट में सामने वाली खिड़की खुली थी। ताज़ा हवा बराबर अंदर आ रही थी। मैंने इंतहाई एहतियात और आहिस्तगी के साथ अपनी खिड़की के शीशे को नीचे खिसकाना शुरू कर दिया। उस खिड़की से हवा दाखिल होकर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जानिब वाक़या खुली खिड़की से आती हवा में घुल मिल गई।
अगर मैं एकदम से खिड़की का शीशा नीचे कर देता तो हवा के नागहानी शोर से इन लोगों की आंख खुल सकती थी। हवा का रुख कुछ ऐसा था कि खिड़की से टकराकर पीछे की तरफ जा रही थी। मैंने हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर अपना आप खुली खिड़की के आगे कर दिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अब मुझे दरिया का इंतज़ार था। इतना मुझे याद था कि मद्रास से मुंडा पंप की तरफ आते हुए रास्ते में जो भी दरिया आया उसका पुल ऊपर से खुला था। क्योंकि ये दरिया ज़्यादा चौड़े नहीं थे, इसलिए उन पर खुले पुल डाले गए थे। ये बात मेरे हक़ में जाती थी, वरना मैं आइनी जंगलों से ढके हुए पुल पर से कभी नहीं कूद सकता था। मैंने दिल में खुदा से दुआ मांगी कि मेरी मदद करे। मैंने हथकड़ी से अपना हाथ निकाल रखा था। 10 मिनट बाद दरिया आ गया और ट्रेन एक ख़ास आवाज़ के साथ दरिया के पुल पर से गुजरने लगी। मैं इसी इंतज़ार में था। मैंने गर्दन निकालकर नीचे देखा। अंधेरे में दरिया का चौड़ा पहाड़ धुंधला दिखाई दे रहा था। मैं खुदा का नाम लेकर उठा और खिड़की से बाहर कूद गया। क्योंकि ये ट्रेन का आखिरी डब्बा था, इसलिए हवा का शदीद दबाव पीछे से आगे इंजन की तरफ था। खिड़की से गिरते ही दाएं जानिब से हवा का शदीद थपेड़ा मेरे जिस्म से टकराया और उसने मुझे आगे उछाल दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।